जैसा कि आपकी डिमांड थी कि सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरी लिटरेचर को आप एक बार कवर कर दीजिए, तो लेकर के क्लास में क्रोनोलॉजी की, लिटरेचर की क्रोनोलॉजी की हाजिर हूं। और आप सभी आ जाइए, फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसके बाद बैठ के आराम से क्लास का आनंद लीजिए। ये क्लास खास उन बच्चों के लिए है जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड मेंस लिख रहे हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए तैयार कर रहे हो अपने आप को, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड से हम कहानी शुरू करेंगे 450 ईस्वी से 1066 ईस्वी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो एंगल्स, सैक्सन्स, जूट ने इन्वेड किया इंग्लैंड पर। इसमें इंग्लैंड में जो शासन काल था क्रिश्चियंस का था, और क्रिश्चियंस पे जूट्स ने, सैक्सन्स ने और एंगल्स ने, इन सभी ने एक साथ हमला किया और समय समय पर ग्रुप बना करके हमले करते रहे। इनके हमले का उद्देश्य होता था लूटपाट करना, और ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति जैसे रैगनॉर लोग थे, उनका उद्देश्य था कि वहां पर एक उपजाऊ जमीन की तलाश करना था। वहां जहां से ये आए थे वो ग्रीनलैंड और डेनमार्क का एरिया, जहां बर्फ के सिवा कुछ भी नहीं होता था। तो उन लोगों का उद्देश्य था कि खेती वाली जमीन भी मिले, ताकि वो अपने आप को, चूंकि वो बेसिकली किसान ही होते थे, इन्वेजन करना उनकी मजबूरी होती थी। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो इन्वेड करते थे और क्रिश्चियंस को मार देते थे, क्योंकि वो क्रिश्चियन धर्म को नहीं मानते थे। तो और लैंग्वेज इनकी ओल्ड इंग्लिश थी। एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज का यूज धीरे धीरे होने लगा। एंग्लो और सैक्सन्स दोनों की भाषा को मिक्स करके एंग्लो सैक्सन भाषा बनी। मेजर लिटरेरी फैक्ट्स की बात करें तो केडमैन 17th सेंचुरी के कवि थे। 17th सेंचुरी से पहले छुटपुट कविताएं लिखी जाती थी, वीर गाथाएं लिखी जाती थी उन लोगों की जो बहुत योद्धा होते थे। फर्स्ट नोन पोएट केडमैन का हीमन माने भजन, भजनों का एक संग्रह मिला है जो कहा जाता है कि केडमैन का लिखा हुआ था, और ये पहले नॉन इंग्लिश पोएट के रूप में जाने गए। साइन वुल्फ दूसरे नाम को लिया जा सकता है। साइन वुल्फ के नाम के बारे में रिलीजियस पोएट्री लिखते थे ये, और रिलीजन के बारे में ही उस समय पोएट्री लिखी जाती थी। या तो योद्धाओं की वीर गाथाएं लिखी जाती थी या रिलीजियस पोएट्री लिखी जाती थी, बस दोनों में से एक ही, दोनों ही लिखी जाती थी। क्राइस्ट, एलिन और जूलियाना ये इनके वर्क्स थे। बियोल्फ ओल्ड इंग्लिश की एपिक ऑथर नोन नहीं है, इसका अननोन है, एनोनिमसली लिखी गई, क्योंकि इसके बारे में पता नहीं चला ये किसने लिखा। बियोल्फ की कहानी आपको मैं बता चुका हूं, इसके सारे एलिमेंट्स और सारे तत्व आपको मैं समझा चुका हूं पहले। थीम इसकी क्या थी? हीरोइज्म और जर्मैनिक कल्चर इसकी थीम थी। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो पैगन प्लस क्रिश्चियन एलिमेंट्स का मिक्सचर था इनके अंदर। एलिटरेशन डोमिनेट करती थी पोएट्री में, और हीरोइक पोएट्री लिखी जाती थी मैक्सिमम टाइम्स। मिडिल इंग्लिश में जब हम प्रवेश करते हैं तो 1066 ईस्वी से 1500 रेनेसां की शुरुआत तक, 1500 ईस्वी तक मानी जाती है मिडिल इंग्लिश पीरियड, जिसमें चासर और लैंगलैंड का नाम लिया जा सकता है। हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करें तो 1066 में आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था आपको, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से बात शुरू हुई। मिडिल इंग्लिश ही इस समय चल रही है आपकी सीरीज में, जो कि मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ शाम को जो क्लास चलती है 8 बजे। तो 1066 ईस्वी में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई। विलियम द कॉन्करर ने हारोल्ड किंग जो इंग्लैंड का तो उसको डिफीट किया, और रिजल्ट ये निकला कि फ्रेंच का इन्फ्लुएंस इंग्लिश लैंग्वेज पर बहुत ज्यादा पड़ा। आपको पता है फ्रेंच उस समय की दरबारी भाषा थी, इंग्लिश उस समय कॉमन लोगों की भाषा थी, और लैटिन चर्च में यूज की जाने वाली भाषा थी। तो लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश ये तीनों भाषाओं का संगम हुआ उस समय। लेकिन फ्रेंच केवल दरबार में बोली जाने वाली उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा, कुलीन वर्ग के लोगों के द्वारा बोली जाती थी। चर्च के द्वारा लैटिन का यूज किया जाता था, और इंग्लिश कॉमन पीपल के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। मेजर राइटर्स की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, जेफरी चासर जिसकी क्लास कल आपको शाम को 8 बजे मिली थी, 1340 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1400 ईस्वी में इनकी डेथ हुई। ये फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से जाने जाते हैं, और फर्स्ट मॉडर्न इंग्लिश पोएट भी इनको हम कह सकते हैं, हु स्टार्टेड एक्चुअली राइटिंग इंग्लिश फॉर द कॉमन पीपल, कॉमन मैन। मेजर वर्क्स की बात करें तो कैंटरबरी टेल्स, ट्रायल्स एंड क्रूसेडर और बुक ऑफ डचेस, ठीक है ना, ये 3 वर्क्स इनके मेजर वर्क्स माने जाते हैं, जिसमें कैंटरबरी टेल्स के लिए ये जाने जाते हैं, बहुत फेमस हुई
जिसमें कहानियां थी कॉमन पीपल की और सटायरिकल अंदाज में वो लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इन्होंने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया, जिसको बाद में अलेक्जेंडर पोप ने बहुत ऊंचाइयां दी। आपको पता है हीरोइक कपलेट के बारे में, दोहे कहे जाते हैं इसको, साहसी दोहे, हीरोइक दोहे। विलियम लैंगलैंड की बात करें तो पियर्स प्लाउमैन बहुत फेमस वर्क है इनका, और जॉन गॉवर भी इसी समय के पोएट थे जिनको कन्फेंसियो एमेंटिस के लिए जाना जाता है, कन्फेंसियो एमेंटिस के लिए इनको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें 1066 से 1500 ईस्वी के बीच में, तो 1476 ईस्वी में कैक्सटन के द्वारा, विलियम कैक्सटन जर्मनी से लेकर आए प्रिंटिंग प्रेस और उन्होंने इंग्लैंड में इसको इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट टाइम द राइटिंग एंड रीडिंग बिकेम सो इजी। इम्पैक्ट रहा कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश की शुरुआत हुई, स्टार्टेड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड एक्चुअली इंग्लिश प्रोज एंड पोएट्री बोथ। रेनेसां पीरियड की शुरुआत 1500 से 1660 ईस्वी तक मानी जाती है शेक्सपियर के आने तक। हालांकि शेक्सपियर को भी रेनेसां का ही पोएट माना जाता है। एलिजाबेथन एज और गोल्डन एज ऑफ ड्रामा कहा जाता है इस एज को। अर्ली रेनेसां में टॉमस मूरे जिनकी उटोपिया 1516 ईस्वी में आई, आपको मैं बता चुका हूं पहले। टॉमस याट ने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया इंग्लैंड में। हेनरी होवार्ड, अर्ल ऑफ सरे इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्सेस। ये सब आपको मैं डिटेल में स्टडी करवा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। एलिजाबेथन एज को माना जाता है 1558 ईस्वी से 1603 तक। ये शेक्सपियर और मार्लो का एज थी। एडमंड स्पेंसर इसके शुरुआती कवि थे। वर्क्स में हम बात करें एडमंड स्पेंसर की तो फेरी क्वीन और स्पेंसरियन स्टैंजा के क्रिएटर कहा जाता है इनको, जो 9 लाइन का आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था। 9 लाइन स्टैंजा की शुरुआत एडमंड स्पेंसर ने की और उसका बेहतरीन यूज किया फेरी क्वीन में, जो कि आपको मैं पढ़ा भी चुका हूं। क्रिस्टोफर मार्लो की बात करें तो क्रिस्टोफर मार्लो इस समय इंग्लैंड के सर्वोत्तम कवियों में से थे, जिसके ड्रामा की सीरीज को, विधा को पहुंचाया टॉप पे शेक्सपियर ने। डॉक्टर फास्टस टम्बरलेन और ज्यू ऑफ माल्टा ये क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क्स के रूप में जाने जाते हैं, और माइटी लाइन यानी ब्लैंक वर्सेस के लिए ये जाने जाते हैं पूरी तरह से। विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के सबसे पिनैकल पोएट की श्रेणी में आते हैं। 1564 में इनका जन्म हुआ, आपको पता है 1616 में इनकी मृत्यु हुई, और ये ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ड्रामास कहे जाते हैं। ट्रेजेडीज लिखी इन्होंने, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, ये 4 यानी 4 ट्रेजेडीज इनकी जो थी। उनके अलावा एज यू लाइक इट और 12th नाइट जैसी कॉमेडीज भी इन्होंने लिखी। हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड, और ये ड्रामाज इन्होंने हिस्ट्री से निकाल कर लिखे। और रोमांस में बात करें तो टेम्पेस्ट को इन्होंने लिखा बहुत शानदार तरीके से। फर्दिनंद वाली कहानी आपको याद होगी। अगर हम बात करें 1603 के बाद जैकोबियन एरा की शुरुआत हो गई 1625 तक, जो कि चली। जेम्स का ये शासनकाल था। बेन जॉनसन इसके प्रमुख कवि थे, जो शेक्सपियर के बाद अपने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए जाने गए। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इनकी सर्वोत्तम ड्रामा के नाम से जाना जाता है। वोल्पोन और द अल्केमिस्ट के नाम से भी ये जाने जाते हैं, और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए ये जाने जाते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्स की बात करें जो इसी एज में यानी जैकोबियन पीरियड में, जो आपको डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूं। लीडर इनके जॉन डन थे, आपको पता होगा, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रू मार्वेल और हेनरी वॉन, ये 3 और नाम है जो इन्हीं के साथ लिए जा सकते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स की श्रेणी में। फीचर्स इनके कंसीट और इंटेलेक्चुअल पोएट्री थी, आपको मैं सब बता चुका हूं। ईश्वर के बारे में, ईश्वर क्या है, ईश्वर मृत्यु के बाद क्या होता है, आदमी के जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब चीजें ऐसे प्रश्न पूछने वाले मेटाफिजिकल पोएट्स थे, जिन्होंने रोमांस और इमेजिनेशन को किनारे करके कंसीट और इंटेलेक्चुअल पोएट्री को इंट्रोड्यूस किया। कैवलियर पोएट्स की बात करें तो रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस और टॉमस कैर्यू, ये तीनों कैवलियर पोएट्स की श्रेणी में आए, जो दरबारी कवि कहलाते थे। और चूंकि ये घोड़े पर चलते थे, इसलिए इनका कैवलियर पोएट्स के नाम से ये जाने गए। प्यूरिटान एज की बात करें 1649 से 1660 तक ये समय रहा। हिस्टोरिकल इवेंट 1649 में एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट रहा, और इसके बाद सत्ता बदल गई और मिल्टन का जो काल था वो खत्म हुआ। जॉन मिल्टन इस काल में 1608 से 1674 तक रहे, जिंदा रहे, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा, बहुत सारे पैम्पलेट्स लिखे, पैराडाइज रिगेन लिखा और सैमसंग एगोनिस्ट लिखा, जो उनकी आत्मकथा जैसी अनुभूति देती है हमको। फैक्ट्स की बात करें तो ग्रेटेस्ट एपिक पोएट इन
इंग्लिश लिटरेचर इनको कहा जाता है, जिन्होंने बहुत महाकाव्यों में अपना नाम बनाया। रेस्टोरेशन एज की बात करें तो 1660 से 1700 ईस्वी तक हम मानते हैं इसको। हिस्टोरिकल इवेंट जो सबसे बड़ा रहा 1660 में रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड, यानी चार्ल्स सेकंड ने एग्जीक्यूट कर दिया चार्ल्स फर्स्ट को और सिंहासन पर अपना कब्जा कर लिया। जॉन ड्राइडन इस समय के सबसे बड़े कवियों में से थे। ऑल फॉर लव और एब्सोलम एंड एक्विटोफल के नाम से ये दो पोएम्स, एब्सोलम एंड एक्विटोफल आप जानते हो सोनेट्स का एक संग्रह था, और ऑल फॉर लव आपको पता है एंटोनी और क्लियोपैट्रा की कहानी जो रिराइट किया इन्होंने और बहुत ही सरल भाषा में बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा। इस पर कई मूवीज भी बन चुकी हैं। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म के नाम से जॉन ड्राइडन को जाना जाता है। रेस्टोरेशन कॉमेडी और प्ले राइट्स की बात करें तो विलियम कॉन्ग्रियू, विलियम वाइसरले और जॉर्ज एथरेज, इन तीनों का नाम प्ले राइट्स में कॉमेडी प्ले राइट्स की तरह लिया जा सकता है। फीचर्स की बात करें तो सटायर और सोशल कॉमेडी का ये दौर था। रेस्टोरेशन एज की बात मैं कर रहा हूं। इसके बाद आती है ऑगस्टन एज, 1700 से 1745 के बीच में चल दी। ये इंस्पायर्ड बाय रोमन राइटर ऑगस्टस, जो ऑगस्टस के इंस्पायरेशन से शुरू हुई और इसीलिए इसको ऑगस्टन एज की संज्ञा दी गई। जोनाथन स्विफ्ट इसके सबसे बड़े राइटर थे। गुलिवर्स ट्रेवल और मॉडेस्ट प्रपोजल, अ मॉडेस्ट प्रपोजल, ये दोनों वर्क्स इनके बहुत फेम दिए इनको। अलेक्जेंडर पोप की बात ना करें तो ऑगस्टन एज कंप्लीट नहीं होती, जिन्होंने रेप ऑफ लॉक, एस्से ऑन क्रिटिसिज्म और एस्से ऑन मैन, ये तीनों एस्सेज और क्रिटिसिज्म लिखे। नोन फॉर हेरोइक कपलेट, जिसको शुरुआत किया था चासर ने, उसे पीक पर पहुंचाया अलेक्जेंडर पोप ने। राइज ऑफ नॉवेल का दौर था ये। डैनियल डिफो, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, ये तीनों ऐसे नाम हैं जिन्होंने ऑगस्टन एज यानी 1700 से 1745 के बीच में अपना नाम कमाया। डैनियल डिफो की रॉबिन्सन क्रूज, सैमुअल रिचर्डसन की पामेला और हेनरी फील्डिंग की टॉम जोन्स, जो कि आपको पढ़ने को मिली होंगी अगर आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश ली है तो इन तीनों को जरूर पढ़ा होगा। आगे हम बात करेंगे एज ऑफ जॉनसन की, जो बहुत ही शानदार इंटेलेक्चुअल पोएट्री और प्रोज के लिए जाने जाते हैं। 1745 से 1798 जॉनसन एक ऐसी पर्सनालिटी थी जिनको अब तक का सबसे ज्यादा लिटरेरी प्रबुद्ध व्यक्ति माना जाए, इंटेलेक्चुअल पर्सन कहा जा सकता है, जिनके नाम पर ही एज का नाम एज ऑफ जॉनसन पड़ा। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बात मैं कर रहा हूं। वर्क्स इनके डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, पहली बार किसी ने डिक्शनरी लिखी इंग्लिश लैंग्वेज की, और लाइव्स ऑफ पोएट्स भी इन्होंने लिखा। बहुत सारे पोएट्स जैसे मिल्टन है, शेक्सपियर है, जॉन ड्राइडन है, जॉन डन है, इन सभी के बारे में लाइव्स ऑफ पोएट्स में इन्होंने उल्लेख किया। ओलिवर गोल्ड स्मिथ की बात न करें तो बात एज ऑफ जॉनसन पूरी नहीं हो सकती, जिनके वर्ड्स द डिजर्टेड विलेज और शी स्टूप्स टू कॉन्कर, ये दोनों वो जीतने के लिए झुकी, आपको याद होगा, ये बहुत ही शानदार वर्क है ओलिवर गोल्ड स्मिथ का। इसके बाद हम बात करेंगे रोमांटिक एज। 1798 में लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन के साथ वर्ड्सवर्थ और आपको पता है कॉलरिज दोनों ने मिलकर पब्लिकेशन किया लिरिकल बैलेट्स का, और वहीं से शुरू हुई 1798 से लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन के साथ ऑथर जिसके विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल कॉलरिज थे, यहीं से शुरुआत होती है रोमांटिक एज की। और एक ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रेरित होकर के विलियम वर्ड्सवर्थ ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के ब्लड शेड को देख करके, वहीं पर थे उस समय जब ब्लड शेड हुआ, फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशनाइज्ड हुई सोसाइटी, तो विलियम शेक्सपियर वहीं थे और फिर वहां से वापस आकर के टिंटन, एपे और प्रिल्यूड जैसी कविताएं इन्होंने लिखी, लॉन्ग पोएम्स इन्होंने लिखी। पोएट ऑफ नेचर के नाम से जाने गए, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर भी इनको कहा गया। सैमुअल टेलर कॉर्लिज इनके बहुत अच्छे मित्र थे। वर्क्स से इनके कुबला खान और राइम ऑफ एंशिएंट मार्नर बहुत फेमस हुई इनकी पोएम, जो आपको ग्रेजुएशन के किसी न किसी क्लास में पढ़ने को जरूर मिली होगी। सेकंड जनरेशन के पोएट्स की बात करें तो पीवी शैली का नाम आता है। आपको पता है वो आवारा व्यक्ति जिसकी जीवनी मैंने आपको पढ़ाई थी। सेकंड जनरेशन के पोएट्स में लॉर्ड बायरन, पीवी शैली और जॉन कीट्स को रखा जाता है। जॉन कीट्स आप जानते हैं मेरे फेवरेट पोएट्स में से हैं। हालांकि एज अ पोएट पीवी शैली को भी मैं बहुत पसंद करता हूं। विक्टोरियन एज शुरू होती है 1837 से और खत्म होती है 1901 में। क्वीन विक्टोरिया का शासनकाल था ये। अल्फ्रेड टेनिसन, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की इन मेमोरियम और यूलिसिस के जिक्र के बिना विक्टोरियन एज कंप्लीट नहीं हो सकती। रॉबर्ट ब्राउनिंग इस काल के सबसे बड़े कवियों में से एक थे, जिन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग को उतनी ऊंचाइयां दी, पिनाकल और समिट पे पहुंचाया। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कल्चरल और
कल्चर और एनार्की लिख करके इस विधा को और आगे पहुंचाया, विक्टोरियन एज के नाम को, विक्टोरियन एज को और ऊंचाइयों पर ले गए। विक्टोरियन में से चार्ल्स डिकेंस का नाम न लें, जिनकी कृति आपको याद होगी, डेविड कॉपरफील्ड और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये दोनों चार्ल्स डिकेंस की हैं और इन्होंने नॉवेल की विधा का समय ही बदल दिया। थॉमस हार्डी की चार्ल्स डिकेंस के साथ साथ टेस ऑफ यू डरबाविल, याद होगा मैंने पढ़ाया है आपको, और जॉर्ज इलियट की मिडिल मार्च, इनके बिना ये एज कतई पूरी नहीं होती और ये एज ऑफ नॉवेल भी कही जाती है, विक्टोरियन एज। अब हम आ जाएंगे मॉडर्न एज में। 1901 से 1945 के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या थी? एक्सपेरिमेंटेशंस होने लगे, यानी एक्सपेरिमेंट होने लगे, साइकोलॉजिकल थीम्स की ऊंचाइयां दिखने लगी हमको। टीएस इलियट ने मॉडर्न सजा दिया, वर्क्स थी वेस्ट। आपने देखा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जब इनका मन दुखी हुआ और उस जनरेशन के जितने भी पोएट्स थे वो सभी के सभी वेस्टलैंड जैसी कविताएं लिखने लगे। मर्डर इन कैथेड्रल नामक ड्रामा इन्होंने लिखा और भी कई ड्रामाज इन्होंने लिखे, बहुत शानदार कविताएं लिखी इन्होंने। डब्ल्यू.बी. यीट्स की बात करें, जिनको हाफ इंडियन कहा जाता था, नोबेल प्राइज इनको 1923 में मिला। जेम्स जॉयस कि यूलिसिस के बिना बात ही नहीं पूरी हो सकती, जो बहुत बेहतरीन नॉवेल इन्होंने लिखा। वर्जीनिया वुल्फ और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात किए बिना मॉडर्न एज कंप्लीट नहीं हो सकती, जिस पर मैंने डिटेल वीडियो आपको दिया हुआ है। मिसेस डॉलोवे और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये दोनों का यूज किया गया मिसेस डॉलोवे में। ये कैरेक्टर ही मिसेस डॉलोवे का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से लिया गया। मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न 1945 से लेकर अब तक के जो चल रही है उस एज को पोस्ट मॉडर्न एज। सैमुअल वकेट की वेटिंग फॉर गोडेट, रीडिंग फॉर नथिंग, किसी चीज के लिए आप पढ़ते हुए उसको ये सोचोगे कि ये मैं पढ़ क्यों रहा हूं, और पढ़ने के बाद जिस तरह से निरर्थकता निकलती है, यूजलेसनेस निकलती है उस कविता से, उस ड्रामा से, आपको पता चलेगा। उसको मैंने समरी उसकी पढ़ी है और आपको मैं पढ़ाऊंगा एक दिन, समय मिलेगा तो। और जॉर्ज ओरेवल 1984 इनकी एक, और एनिमल फार्म, ये दोनों कविताएं लिखकर इन्होंने इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। तो ये समरी रही। टोटल जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था एजेस का, वो मैंने आपकी बहुत डिमांड पर इस वीडियो को बना दिया है। शाम को 8 बजे आपको ये मिलेगा। गोल्डन डेट्स जरूर याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट आर दीज। 1066 नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, 76 प्रिंटिंग प्रेस, 1598 एलिजाबेथन एज शुरू हुई, 1564 में शेक्सपियर का जन्म हुआ, 1649 में एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट हुआ, और चार्ल्स सेकंड 1660 में रेस्टोर किया सिंहासन को, और चार्ल्स सेकंड ने चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट करके और सिंहासन सत्ता हासिल कर ली। 1798 में लिरिकल बैलेट्स आई, रोमांटिक एज की शुरुआत, कॉलेज और वर्ड्सवर्थ आपको मैं बता चुका हूं। 1837 में विक्टोरियन एज शुरू हुई, 1914 में शुरू हुई मॉडर्न लिटरेचर एज। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैंने 50 क्वेश्चंस इस पर बनाए हुए हैं। तो ठीक है, मैं आपको पीडीएफ इसका दे दूंगा और ये आप हल करिएगा। कोई दिक्कत आए तो हमको बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड कमेंट whatever portion you like. Thanks for watching my dear, thank you.